आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान की ओर से चलाए जा रहे ज्ञान सुधा सक्सेस साथी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे विद्यार्थियों को प्रामाणिक सारगर्भित सामग्री उपलब्ध करवाना है। आज हम आईएएस, आरएएस, नेट आदि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से एक टॉपिक लेंगे। उस टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। इसमें मुख्य रूप से प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को तैयार किया गया है। विशेषकर तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि आजकल अधिकांश एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप हो रही है। साथ ही मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले 1857 की क्रांति का प्रारंभ या इसके बारे में सामान्य जानकारी देखें तो इस क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ। इस समय भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। इसका गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इस समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। इस समय भारत में मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर था, जो अंतिम मुगल बादशाह था। वो जफर के नाम से कविताएं लिखता था। यह क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुई, लेकिन उत्तर भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के कई स्थानों पर फैल गई। 1857 की क्रांति के बारे में लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं कुछ, जिससे हमें इस क्रांति की प्रकृति या नेचर के बारे में पता चलता है। इसमें 3 तरह के लेखन का कार्य हुआ है। पहला, राष्ट्रवादी इतिहासकार, जिन्होंने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा है। दूसरा, मार्क्सवादी इतिहासकार, जिसे ये मार्क्सवादी इतिहासकार सामंतशाही के विरुद्ध विद्रोह की संज्ञा देते हैं। और तीसरा, अंग्रेजी सेनापति या इतिहासकार, यूरोपीय इतिहासकार, और विशेषकर वो अंग्रेज सेनापति जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये इस क्रांति को सैनिक विद्रोह का नाम देते हैं। पहले हम पुस्तकें देखते हैं। इसमें भारतीयों की पुस्तक है रेबेलियन 1857 ए सिंपोजियम, पूरण चंद जोशी की पुस्तक है। द ग्रेट रेबेलियन, अशोक मेहता ने लिखी। सिविल रेबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857-1859, शशि भूषण चौधरी ने लिखी। 1857 एस एन सेन ने लिखी। द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजुमदार ने लिखी। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर ने लिखी। 1857 की क्रांति के बाद एक प्रमुख पुस्तक लिखी गई, एन एसे ऑन द कॉसेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट। इसे सर सैयद अहमद खान ने लिखा, जो 1857 की क्रांति के समय बिजनौर के सदर अमीन के पद पर थे। कुछ यूरोपियन इतिहासकार और विशेषकर अंग्रेज सेनापतियों ने कुछ पुस्तक लिखी, जिन्होंने इस विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। कुछ यूरोपीय इतिहासकारों में हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी नामक एक पुस्तक टी.आर. होम्स ने लिखी। ए हिस्ट्री ऑफ सिपाही म्यूटिनी इन इंडिया, सर जे.डब्ल्यू. के ने लिखी। इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, जी.बी. मैलिसन ने लिखी। टॉपिक्स फॉर इंडियन स्टेट्समैन, जॉन ब्रस्ट नॉर्टन ने लिखी, जो 1858 में लिखी। नोट्स ऑन द रिवोल्ट इन नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इंडिया, चार्ल्स राइक्स ने लिखी। ये राइक्स द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रांति के बिल्कुल बाद 1858 में लिखी गई। इन पुस्तकों से हमें क्रांति के स्वरूप या नेचर के बारे में पता चलता है। इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। यदि 1857 की क्रांति के कारणों की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन से शुरू होकर 1857 की जो उनकी गतिविधियां थी, वही इस क्रांति के मुख्य कारण थे। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद से बंगाल में अंग्रेजी शासन की नींव डली और 1757 से 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो भी प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन किए गए, उसके कारण भारतीयों के विभिन्न वर्ग का शोषण हुआ और यही मुख्य रूप से क्रांति का कारण था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल जिम्मेदार थे। गवर्नर जनरल की बात करें तो सबसे पहले वेलेजली की सहायक संधि के कारण भारतीय रियासतों में असंतोष हुआ। वेलेजली ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, भारतीय राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सहायक संधि की प्रथा शुरू की और
वेलेजली की सहायक संधि के तहत सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला भारतीय राज्य हैदराबाद का निजाम था और इसके बाद 1799 में मैसूर, तंजौर और फिर 1801 में अवध आदि ने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। जो भी भारतीय राजा या नरेश इस सहायक संधि को स्वीकार करता था उसे कुछ संधि की शर्तें पालन करनी पड़ती थी। इसमें एक था कि उस राजा को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना पड़ता था, एक अंग्रेजी सेना उसके राज्य में रखनी पड़ती थी जो सेना उस राज्य की बाह्य आक्रमण से रक्षा करती थी। इसके बदले में वह राज्य कुछ धन देता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। कई बार जब वो धन नहीं दे पाता था तो सहायक संधि करने वाले राज्य को अंग्रेजों को कुछ अपने इलाके देने पड़ते थे। सहायक संधि करने वाला राज्य बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी भारतीय राज्य से संधि नहीं कर सकता था, युद्ध नहीं कर सकता था। ऐसा करने पर अंग्रेज मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। बिना अंग्रेजों की अनुमति के कोई यूरोपियन या अमेरिकन को अपने राज्य में देशी नरेश नहीं रख सकता था। इस प्रकार सहायक संधि के माध्यम से न केवल विदेश नीति पर नियंत्रण रखा गया बल्कि भारतीय नरेशों के आंतरिक मामलों में भी अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया। हालांकि एक शर्त यह होती थी कि आंतरिक मामलों में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किंतु अंग्रेजों ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और उत्तराधिकारी के मामले में अक्सर अंग्रेज निर्णय करने लगे। अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार और भारतीय राजाओं को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए डलहौजी ने 3 तरह की हड़प नीति अपनाई। एक तो गोद निषेध प्रथा के तहत कुछ राज्यों को मिलाया, दूसरा कुशासन के आधार पर कुछ भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाया और तीसरा युद्ध के द्वारा कुछ भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाया। सबसे पहले जो डलहौजी की हड़प नीति है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत गोद निषेध प्रथा के अंतर्गत सबसे पहले डलहौजी ने 1848 में सतारा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इसका आधार यह था कि उस राजा का उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए किसी बच्चे को गोद लेने पर रोक लगा दी गई और इसी के तहत अन्य राज्यों को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। वे भारतीय राज्य जिन्हें गोद निषेध प्रथा के तहत अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया उनमें सतारा के अतिरिक्त अन्य राज्य थे। जैतपुर, संबलपुर 1849 में, बगहाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। सबसे पहले जब सतारा को 1848 में गोद निषेध प्रथा के तहत मिलाया गया तो सतारा के राजा की ओर से रंगोजी बापू सतारा के राजा के लिए अधिकार प्राप्त करने लंदन गए, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि बाद में बगहाट और उदयपुर पर जो अधिकार किया अंग्रेजों द्वारा वह रद्द कर दिया गया। करौली को भी अंग्रेजों ने विलय करना चाहा, किंतु निदेशक मंडल द्वारा अस्वीकृति प्रदान करने पर डलहौजी ऐसा नहीं कर पाया। कुशासन के आधार पर 1856 में सबसे पहले अवध का विलय किया गया। चूंकि अवध के शासक वाजिद अली शाह का पुत्र था, इसलिए उसे गोद निषेध प्रथा के तहत अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जा सकता था, इसलिए उसे कुशासन के आधार पर मिलाया गया और इसके लिए 1856 में जेम्स आउड्रम ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट के आधार पर अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। जब 1857 की क्रांति शुरू हुई उस समय यहां का आयुक्त हेनरी लॉरेंस था और जब अवध को मिलाया गया उस समय यहां का रेजिडेंट जेम्स आउड्रम था, जिसे बाद में आयुक्त बनाया गया। युद्ध के द्वारा मिलाए जाने वाले राज्यों में पंजाब, पीगू और सिक्किम प्रमुख थे। इन्हें युद्ध के द्वारा डलहौजी ने अपने राज्य में मिलाया। अंग्रेजों द्वारा कुछ कार्य ऐसे किए गए जिससे भारतीय शासक नाराज हो गए, जैसे कर्नाटक, तंजौर और सूरत के शासकों से उपाधियां छीन ली गई, नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई, नाना साहब को निर्वासित करके कानपुर के बिठूर में रख दिया गया। नाना साहब की पेंशन के लिए उनके सहायक अजीमुल्ला लंदन गए, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। अंग्रेजों ने न केवल
भारतीय राजाओं नरेशों के साथ ऐसा व्यवहार किया, बल्कि उस समय के मुगल बादशाह के साथ भी ऐसा व्यवहार किया, जिसके कारण अन्य राजा अंग्रेजों के प्रति सशंकित हो गए और अंग्रेजों के प्रति तीव्र असंतोष व्याप्त हो गया। जैसे डलहौजी ने 1849 में एक घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके वंशजों को लाल किला खाली करना पड़ेगा और उन्हें कुतुब मीनार के पास रहना पड़ेगा। इसी प्रकार कैनिंग ने 1856 में घोषणा की कि मुगल वंश के शहजादे बादशाह नहीं कहलाएंगे और उसने बहादुर शाह के अयोग्य पुत्र मिर्जा कुयास को उत्तराधिकारी बनाया, जबकि उसके योग्य पुत्र जीवित थे, और उसकी पेंशन 1 लाख के स्थान पर 15,000 मासिक तय कर दी। हमें नेपियर के कथन से पता चल जाता है कि अंग्रेजों का अधिक से अधिक प्रयास यही रहा कि भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाया जाए। जैसे नेपियर ने कहा, यदि मैं 12 वर्ष के लिए भारत का सम्राट होता तो कोई भारतीय राजा शेष नहीं रहता, निजाम का कोई नाम नहीं सुनता, नेपाल हमारा होता। अंग्रेजों की आर्थिक नीति के कारण भी भारत के विभिन्न वर्ग के लोगों में असंतोष व्याप्त था। जैसे सबसे पहले 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा एक फरमान जारी किया गया, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, और यहां से लगान वसूलने के अधिकार मिलने के बाद अंग्रेजों ने यहां इन इलाकों में बहुत शोषण किया। अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था के कारण भी भारतीय किसानों में बहुत असंतोष था। स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो, चाहे महलवाड़ी बंदोबस्त हो, यहां कृषक जमींदार सभी परेशान थे। जैसे स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त, इसे कार्नवालिस ने 1793 में शुरू किया था। यह मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस तथा उत्तरी कर्नाटक में स्थापित की गई थी। इसके अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया और जमींदारों के लिए लगान निश्चित किया गया। उन्हें 89% ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था, 11% अपने पास रखना होता था। उन जमींदारों को ही भूमि दी गई जिन्होंने ऊंची बोली लगाई, और वो बाहर से आकर बंगाल, बिहार और इन इलाकों में जमींदार बन गए। इससे किसानों के भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए, उनकी लगान की दर अधिक बढ़ गई। कोई जमींदार यदि किसानों के प्रति सहानुभूति भी रखता था तो उसकी जमींदारी छिन जाती थी। सूर्यास्त कानून के अंतर्गत उसे एक निश्चित अवधि तक कर चुकाना पड़ता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जमींदार हो या किसान हो, दोनों का ही आर्थिक शोषण किया गया। दूसरी हम देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसका जन्मदाता मुनरो एवं रीड था। यह मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू की गई। इसके अंतर्गत रैयतों से या किसानों से सीधे लगान वसूल किया गया, किंतु इसके अंतर्गत भी किसानों का शोषण हुआ। तीसरी महलवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता मैकेंजी को माना जाता है। यह पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी संयुक्त प्रांत यानी आगरा, अवध का इलाका आदि में लागू की गई। इसमें लगान महलों या ग्राम इकाई से वसूल किया गया। इसमें भी किसानों का आर्थिक शोषण किया गया। इस प्रकार कृषक तो परेशान थे ही थे, जमींदार भी परेशान थे और कुछ जागीरदार भी परेशान थे। मुंबई के इमाम कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1857 की क्रांति के कुछ वर्षों पूर्व ही लगभग 20,000 जागीरें जब्त कर दी गई। अंग्रेजों की आर्थिक नीति के कारण भारत का व्यापार और उद्योग नष्ट हो गया। ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा, विशेषकर कपड़ा उद्योग नष्ट हो गया, जिससे कई लोग बेरोजगार हो गए। कृषि पर आधारित हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गया। गवर्नर जनरल बेंटिंग ने स्वयं लिखा है कि व्यापार के इतिहास में ऐसा कोई कष्टप्रद उदाहरण नहीं है। भारत का मैदान सूती कपड़ा बुनने वाले व्यक्तियों के अस्थि पंजरों से भरा पड़ा है। कार्ल मार्क्स ने 1853 में लिखा कि यह अंग्रेज घुसपैठिया ही था जिसने भारतीय लूम को तोड़ दिया, चरखे का नाश कर दिया। इस क्रांति के सामाजिक आर्थिक कारणों की चर्चा करें तो अंग्रेजों ने भारत के लोगों के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से दुर्व्यवहार किया, सामाजिक असमानता की नीति अपनाई, भारतीयों को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था। और इस समय अंग्रेजों ने जो सामाजिक सुधार किए उसे भी भारतीयों ने शंका की दृष्टि से देखा, जैसे कि विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई। गवर्नर जनरल कैनिंग ने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया। इस प्रकार इन अधिनियमों को भारतीयों ने अपने समाज में हस्तक्षेप माना। अंग्रेज भारतीय धर्म
के प्रति अच्छी भावना नहीं रखते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और अधिकांश उनका प्रयास यही रहता था कि अधिक से अधिक भारतीयों को ईसाई बनाया जाए। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट मिल गई थी और उसके बाद इन्होंने यही प्रयास किया कि अधिक से अधिक भारतीयों को ईसाई बनाया जा सके। सेना में भी मिशनरी अधिकारी नियुक्त किए गए जो ईसाई धर्म का प्रचार करते थे और ये प्रयास करते थे कि सेना के लोग भी ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाएं। 1850 में एक नियम लागू किया गया, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, रिलीजियस डिसएबिलिटीज एक्ट। इसके द्वारा ये कहा गया कि जो भी ईसाई धर्म ग्रहण कर लेगा उसे अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना जाएगा, उसे पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके बारे में कंपनी के एक अध्यक्ष जो थे उन्होंने ब्रिटेन की संसद में कहा, देव योग से भारत का विस्तृत साम्राज्य ब्रिटेन को मिला है ताकि ईसाई धर्म की पताका इस छोर से दूसरे छोर तक फैलाई जा सके। प्रत्येक व्यक्ति को शीघ्रातिशीघ्र समस्त भारतीयों को ईसाई बनाने के महान कार्य को पूर्णतया संपन्न करने में लग जाना चाहिए। इस प्रकार मैगल्स के कथन से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ रहने वाले अंग्रेज अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य भारत को ईसाई बनाना था, भारतीय लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करवाना था। 1857 की क्रांति के पूर्व भी कई सैनिक विद्रोह हो चुके थे, जैसे 1806 में बेलोर का विद्रोह, 1824 में बैरकपुर का सैनिक विद्रोह। इससे स्पष्ट है कि सैनिकों में असंतोष था। इसके पहले एक विद्रोह हुआ था 1855-56 में, संथालों का विद्रोह, हालांकि जनजाति विद्रोह था। इससे 1857 का विद्रोह अलग था और इसमें सैनिकों में असंतोष इसलिए था कि भारतीय सैनिकों को यूरोपीय सैनिकों की तुलना में वेतन कम दिया जाता था, उनके पदोन्नति के अवसर भी कम होते थे और गवर्नर जनरल कैनिंग ने 1856 में एक सामान्य सेना भर्ती अधिनियम बनाया, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि जो भी बंगाल में नया सैनिक होगा उसे सैनिक सेवा के लिए कहीं भी भेजा जा सकता है, भारत से बाहर भी भेजा जा सकता है। इसके अंतर्गत समुद्र पार भी भेजा जा सकता था। इसलिए सैनिकों में असंतोष व्याप्त हो गया। भारतीय सैनिकों की यह मान्यता थी कि समुद्र पार जाने से धर्म नष्ट होता है। इस समय क्रीमिया और अफगान के युद्ध में अंग्रेजों की कमजोरी स्पष्ट हो गई थी, इसलिए इस क्रांति का तात्कालिक कारण था चर्बी लगे कारतूस। इसने एक चिंगारी का काम किया। कारण तो पहले से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शौर्य में निहित थे, किंतु इस तात्कालिक कारण ने इस चिंगारी का काम किया। लॉर्ड कैनिंग के समय जनवरी 1857 में ब्राउस बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ। इसमें चर्बी लगे कारतूस होते थे, जिसमें कि गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इसे मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू गाय को पवित्र मानते थे, उसका मांस नहीं खाते थे, मुस्लिम सुअर का मांस नहीं खाते थे। इसलिए सैनिकों ने इस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने इस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर उस समय कर्नल मिशेल था। गवर्नर जनरल कैनिंग ने इस टुकड़ी को भंग कर दिया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को बंगाल में बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। यह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला था। इसने लेफ्टिनेंट बाग एवं ह्यूसन को गोली मार दी। यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर हेयरसे था, जो इसकी गंभीरता को समझ नहीं पाया। उस समय 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और इसके बाद में इसकी सूचना जब मेरठ पहुंची तो मेरठ के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया। मेरठ में एक घटना हम देखते हैं कि 85 सिपाहियों ने वहां के कर्नल स्मिथ का आदेश मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने नए कारतूसों का प्रयोग करने से जब मना किया तो इन्हें 10 साल की सजा मिली। 9 मई 1857 को इन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और उसके अगले दिन 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और जिन सैनिकों को जेल में डाल रखा था उन्हें जेल से मुक्त कर दिया और कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। यहां इस समय मेरठ का कमांडिंग ऑफिसर जनरल हैविट था, वो भी कुछ नहीं कर पाया और सैनिक मेरठ के बाद दिल्ली की ओर चले।
अब हम इस क्रांति के प्रमुख केंद्र और इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में और प्रमुख घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्रांति मेरठ से 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी। इसके बाद देश के विभिन्न भागों में फैल गई। सबसे पहले दिल्ली में हम देखें तो दिल्ली में जब मेरठ के सैनिक 11 मई 1857 को पहुंचे तो उन्होंने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली में इस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था, जिसको सैनिकों ने नेतृत्व के लिए दबाव डालकर राजी किया। दिल्ली का वास्तविक नेतृत्व बख्त खां कर रहा था। बख्त खां ब्रिटिश सेना का सूबेदार था जो थोड़े समय पहले ही बरेली से दिल्ली आया था। जब क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने 10 सदस्यीय परिषद का गठन किया। जब क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे उस समय दिल्ली का शस्त्रागार का अधिकारी लेफ्टिनेंट बिलोबी था। जब बिलोबी सैनिकों का सामना नहीं कर पाया तो कहीं शस्त्रागार सैनिकों के हाथ में, क्रांतिकारियों के हाथ में ना आ जाए, इसलिए उसने दिल्ली के शस्त्रागार में स्वयं आग लगा दी और इस प्रकार देश के विभिन्न भागों से सैनिक दिल्ली आने लगे। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अंग्रेज अधिकारी जॉन निकलसन की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में शरण लेनी पड़ी। बाद में अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से बंदी बना लिया। हडसन ने बहादुर शाह के 2 बेटों मिर्जा मुगल और मिर्जा सुल्तान एवं एक पोते मिर्जा अबू बकर को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार कुल 24 मुगल शहजादों को मौत के घाट उतारा गया। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर वर्मा के रंगून में निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। दिल्ली के बाद उत्तर भारत का प्रमुख केंद्र लखनऊ था। यहां 4 जून 1857 को क्रांति हुई। यहां के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल, जिसे महक परी भी कहा जाता है, के नेतृत्व में क्रांति हुई। बेगम ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। यहां पर स्थिति इतनी बिगड़ गई कि हेनरी लॉरेंस को रेजिडेंसी में शरण लेनी पड़ी, किंतु उसकी मौत हो गई। उसके बाद ब्रिगेडियर इंग्लिश ने सामना किया। हेवलॉक एवं आउटरम ने भी लखनऊ पर अधिकार करने का प्रयास किया, किंतु हेवलॉक एवं आउटरम को सफलता नहीं मिली। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हेनरी लॉरेंस, नील और हेवलॉक की मृत्यु हो गई। बाद में हम देखते हैं कि कैंपबेल ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया। कैंपबेल नया मुख्य सेनापति बनकर आया था। वह भारत का मुख्य सेनापति था। एक महत्वपूर्ण बात है कि यहां पर चिनहट के युद्ध में अंग्रेज हारे थे, किंतु जब कैंपबेल ने यहां अधिकार कर लिया तो विद्रोही अन्य स्थानों पर जाने लगे। बेगम स्वयं नेपाल चली गई। कानपुर में 5 जून 1857 को क्रांति हुई। यहां का नेतृत्व बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया, जो धुंधु पंत के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें कानपुर के पास बिठूर में निर्वासित कर दिया गया था। इन्होंने स्वयं को बहादुर शाह का प्रतिनिधि घोषित किया। इनका प्रमुख सहायक तात्या टोपे था, जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इनका सलाहकार अजीमुल्ला था। यहाँ का अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर ह्यूज व्हीलर था। उसने सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। नवंबर 1857 को जनरल विंडहम कानपुर के निकट क्रांतिकारियों द्वारा पराजित हुआ था। यहां हेवलॉक ने नाना से संघर्ष किया। यहां एक 2 महत्वपूर्ण घटना है, सती चौरा घाट की घटना और बीबी की कोठी की घटना। सती चौरा घाट पर कुछ अंग्रेज अधिकारी एवं उनके परिवार को गंगा नदी पार करने का आश्वासन दिया गया, किंतु वो जैसे ही नाव पर चढ़े लोगों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बीबी की कोठी में कई अंग्रेजों को मारकर डाल दिया गया। इसके कारण क्रांतिकारियों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए, लेकिन जब इस घटना की जानकारी नील के पास पहुंची तो उसने इलाहाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों पर आतंक मचा दिया। कॉलिन कैंपबेल ने अंततः कानपुर पर अधिकार कर लिया। नाना साहब ने संघर्ष जारी रखने के उद्देश्य से नेपाल पलायन करना उचित समझा। वो नेपाल चले गए। उनके सहायक
अजीमुल्ला खां की बाद में मलेरिया से मृत्यु हो गई। क्रांति का एक प्रमुख केंद्र झांसी था, जहां 4 जून 1858 को क्रांति मुख्य रूप से शुरू हुई थी। यहां का मुख्य नेतृत्व गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, जिनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका या मनु था। रानी ने झांसी के पतन के बाद ग्वालियर की ओर रुख किया। तात्या टोपे ने उनकी सहायता की। जब रानी ग्वालियर पहुंची तो ग्वालियर के सिंधिया ने आगरा में अंग्रेजों के यहाँ शरण ली। ग्वालियर में रानी ने अंग्रेजों से बड़ा संघर्ष किया और ग्वालियर के कोटा की सरनी के युद्ध में अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से युद्ध करते हुए 17 जून 1858 को रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी की मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द है। क्रांति का एक प्रमुख केंद्र बिहार में जगदीशपुर था। यहाँ के जमींदार कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। 12 जून 1857 को विद्रोह हुआ। यहाँ कुंवर सिंह ने जुलाई 1857 में कैप्टन डनबर को पराजित किया था। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जगदीशपुर और आरा के क्षेत्र के अलावा कुंवर सिंह ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी जाकर क्रांति का बिगुल बजाया। मिर्जापुर, रीवा, बांदा, कालपी, लखनऊ तक इन्होंने अभियान किए। इन्होंने नाना साहब के साथ मिलकर संगठन स्थापित कर क्रांति का नेतृत्व करने का भी प्रयास किया, किंतु अंततः ये लौट आए और मेजर टेलर एवं आयरकुट ने यहाँ क्रांतिकारियों का दमन किया। इन प्रमुख केंद्रों के अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जैसे कि फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। यहाँ भी जून 1857 में क्रांति शुरू हुई थी। अहमदुल्ला ने इस क्रांति को जिहाद घोषित किया। इस पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम घोषित किया। फैजाबाद की क्रांति को जनरल रेनॉल्ड ने दबाया। बरेली में क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। इसने स्वयं को नवाब नाजिम घोषित कर दिया। कैंपबेल ने यहाँ क्रांति को दबाया। इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली ने किया। यहाँ जून 1857 को क्रांति शुरू हुई। कर्नल नील ने यहाँ के क्रांतिकारियों को दबाया। बनारस में खास बात यह कि यहाँ आम जनता बहुत बड़ी संख्या में शामिल हुई। नील ने यहाँ क्रांतिकारियों का दमन किया। इसके अलावा राजपुताना में भी क्रांति फैली। राजपुताना में 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से क्रांति का प्रारंभ हुआ। यहाँ स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। यहाँ अन्य केंद्रों में कोटा महत्वपूर्ण था। कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई, जिसका नेतृत्व जयदयाल एवं मेहराब खां ने किया। यहाँ पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई। उसके सिर को पूरे कोटा शहर में घुमाया गया और अंत में उसे तोप से उड़ा दिया गया। एक प्रमुख केंद्र आहुआ था। यहाँ का नेतृत्व कुशाल सिंह ने किया। यहाँ बिठोबा के युद्ध में अंग्रेज सेनापति हीथकोट 8 सितंबर 1857 को पराजित हुआ। चेलावास के युद्ध में 18 सितंबर 1857 को आहुआ के सैनिकों ने ब्रिटिश सेना को पराजित किया। यहाँ जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमसन था। मैकमसन की हत्या कर दी गई और उसे आहुआ के किले पर टांग दिया गया। अन्य केंद्रों में फतेहपुर में अजीमुल्ला ने नेतृत्व किया। यहाँ जनरल नेडॉन ने विद्रोह को दबाया। मथुरा में देवी सिंह, गोरखपुर में गजाधर सिंह ने नेतृत्व किया। बड़ौद तहसील में शाहमल ने नेतृत्व किया, जिसने 84 देशों की मुक्ति की बात कही। 84 देश से मतलब यहाँ 84 गांव थे। वली दाद खां ने, मध्य भारत के इंदौर में सादत खां ने, मध्य प्रदेश के मंडला जिले के रामगढ़ में रामगढ़ की रानी अवंती बाई ने नेतृत्व किया। असम में मनीराम ने किया। उड़ीसा संबलपुर में सुरेंद्र शाही ने किया। छोटा नागपुर में आदिवासी नेता गोनू ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। इन प्रमुख केंद्रों के अतिरिक्त क्रांति मध्य भारत में भोपाल, महू, देवास, धार, जावरा, मंदसौर आदि में भी हुई। इंदौर के होलकर की सेना ने मऊ के विद्रोही सैनिकों का साथ दिया और वो दिल्ली की ओर चल पड़ी। नीमच के सैनिकों ने आगरा पर आक्रमण कर दिया। मंदसौर में शाहजादा फिरोज शाह ने ब्रिटिश सेना से युद्ध किया। पंजाब में सियालकोट, जालंधर, फिलौर, अंबाला आदि में यह विद्रोह फैला। पंजाब का गवर्नर जॉन लॉरेंस था। महाराष्ट्र में कोल्हापुर और सतारा मुख्य केंद्र थे। सतारा में आम नागरिक भी शामिल हुए। दक्षिण में हैदराबाद में जुलाई 1857 को क्रांति हुई। यहाँ का नेता तारेबाज खां था।
हैदराबाद के निजाम ने और उसके मंत्री सालार जंग ने अंग्रेजों की सहायता की। इस क्रांति के परिणाम की अगर बात करें तो 1858 में ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित हुआ और इसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया। ब्रिटिश साम्राज्ञी रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। एक भारत मंत्री या भारत सचिव की नियुक्ति की गई। भारत सचिव की सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई जो 15 सदस्यीय थी। इसमें 8 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होते थे और 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुने जाते थे। गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय कहा जाने लगा। भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग बना। रानी विक्टोरिया के प्रतिनिधि के रूप में उसे वायसराय कहा जाने लगा। अंग्रेजों ने राज्यों की विलय की नीति को त्याग दिया क्योंकि उन्हें लगा कि विलय की नीति के कारण ही भारतीय राजा नाराज हैं और उन्होंने भारतीय राजा और जमींदारों को अंग्रेजी राज्य की सुरक्षा के लिए ढाल बना लिया। भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति को त्याग दिया गया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की घोषणा को पढ़ा। इसके अतिरिक्त हम देखें कि 1861 में भारत परिषद अधिनियम बनाया गया जिसमें यह कहा गया कि 3 भारतीयों को विधान परिषद का सदस्य नियुक्त किया जाएगा। 1861 में भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए इंडियन सिविल सर्विस एक्ट के तहत वार्षिक परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था की गई जिसमें भारतीय बैठ सकते थे, किंतु इसका परीक्षा का केंद्र लंदन था जिससे भारतीयों को अधिक फायदा नहीं हुआ। चूंकि इस क्रांति का तात्कालिक कारण सैनिकों द्वारा विद्रोह था, इसलिए सेना का पुनर्गठन किया गया। पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया। रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सेना के रेजिमेंट को धर्म एवं जाति के आधार पर विभाजित किया गया। जो भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात रखा गया वो अनुपात बंगाल प्रेसिडेंसी में 2:1 था। मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी में भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 3:1 रखा गया। तोपखाना अंग्रेजों के पास रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अंग्रेजों ने फूट डालो राज्य करो की नीति का प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत हिंदू और मुसलमानों में भेद डालकर राज्य करने की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने अपने हित में आर्थिक नीति अपनाई। कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। जूट, कपास आदि के उत्पादन पर जोर दिया गया और जैसा कि पहले था कि यहाँ का कच्चा माल भारत जाता था और वहाँ का बना हुआ माल भारत आता था, इस नीति को और बढ़ा दिया गया। भारतीय उद्योग नष्ट होने लगे। अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। इसमें पहला केंद्रीकृत एवं योग्य नेतृत्व का अभाव था। इसका नेतृत्व अनमने मन से 82 वर्षीय बुजुर्ग बहादुर शाह जफर ने किया था। जब मेरठ के सैनिक दिल्ली में पहुंचे तब बहादुर शाह जफर ने इसकी सूचना आगरा के लेफ्टिनेंट गवर्नर को पहुंचा दी। बहादुर शाह जफर की बेगम जीनत महल एवं वजीर अहसानुल्लाह खां अंग्रेजों से मिले हुए थे। वे क्रांतिकारियों की सूचना अंग्रेजों को देते थे। लॉरेंस ने स्वयं कहा है कि विद्रोहियों में यदि एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। अंग्रेजों के पास भारतीयों की तुलना में अनुभवी सेनापति थे। झांसी की रानी नाना साहब वीर अवश्य थे, लेकिन अंग्रेज लॉरेंस, निकलसन, आउटरम, हेवलॉक, कैम्पबेल, एडवर्ड्स आदि अनुभवी सेनापति थे। इसमें कुछ भारतीय शासकों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। इनमें पटियाला, नाभा, जिंद, ग्वालियर के शासक, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद एवं भोपाल के नवाब, नेपाल आदि ने क्रांतिकारियों के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार की मदद की। हैदराबाद के दीवान सालार जंग, सिंधिया के दीवान सर दिनकर राव, नेपाल के जंग बहादुर ने अंग्रेजों की मदद की। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने लिखा है, जो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ जाए, अर्थात मुझे कल ही भारत छोड़ना पड़ जाएगा। क्रांतिकारियों के पास सीमित साधन थे,
जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, तोपें थी, बंदूकें थी। 1857 की क्रांति के समय भारतीय और एवं यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 6:1 था। फिर भी सीमित साधन होने के कारण वो हार गए। यह विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला, मुख्य रूप से बंगाल, मद्रास, मुंबई यानी बंबई और पश्चिमी पंजाब में विद्रोह का अधिक जोर नहीं था। इसका एक अन्य कारण मध्यम शिक्षित वर्ग ने इसमें सक्रियता नहीं दिखाई। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण किसी स्पष्ट योजना एवं संगठन का अभाव था। हालांकि आधुनिक शोध से यह जानकारी प्राप्त होती है कि क्रांति के लिए कुछ योजना अवश्य बनी थी, किंतु वह अस्पष्ट थी। इतिहासकारों ने कहा है कि इसकी तिथि 31 मई 1857 को तय की गई थी। इसके लिए प्रतीक चिन्ह चपाती और कमल के फूल थे। हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्लाह ने दिल्ली और लखनऊ की यात्रा की थी। अजीमुल्लाह शाह ने जब लंदन गए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास, तब वहां से लौटते समय तुर्की गए और इसके बाद क्रीमिया गए और उमर पाशा से मुलाकात की। हम देखते हैं कि मैसूर के न्याय कमिश्नर HD डेवरो के सामने जो सीताराम बाबा ने बयान दिया, उसमें सीताराम बाबा ने कहा कि नाना साहब एवं मानसिंह दिल्ली के बादशाह से मिले थे और यह तय हुआ था कि मुसलमानों के लिए बादशाही होगी और दीवानगिरी यानी प्रधानमंत्री हिंदुओं के लिए होगी। यह स्पष्ट है कि कुछ योजना अवश्य बनी थी। ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि अजीमुल्लाह खां एवं रंगोजी बापू दोनों लंदन गए थे और दोनों की लंदन में कुछ योजना अवश्य बनी थी, किंतु यह योजना स्पष्ट नहीं थी, संगठन नहीं था, इसलिए यह क्रांति सफल नहीं हो पाई। इसमें संगठन का अभाव था, सैनिकों में समन्वय नहीं था, एकता का अभाव था, यह भी क्रांति की असफलता के कारण थे। एक अन्य इसमें सब टॉपिक है 1857 की क्रांति की प्रकृति या स्वरूप या नेचर। इस पर अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसने इस क्रांति या विद्रोह को क्या कहा है। एक एक करके हम देखते हैं। इसे सैनिक विद्रोह जॉन सीले एवं लॉरेंस ने कहा है। रॉबर्ट्स और स्मिथ ने इसका समर्थन किया है, किंतु इसे सैनिक विद्रोह नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें कृषक, जमींदार, नवाब आदि, राजा आदि अन्य वर्ग के लोगों ने भी भाग लिया था। इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जेम्स आउटरम ने कहा है, W टेलर ने कहा है, किंतु इसे यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि दोनों ही मिलकर अंग्रेज के विरुद्ध लड़े हों, ऐसा नहीं लगता है। इसे ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध E.R. रीज ने कहा है। इसे धर्मयुद्ध भी नहीं माना जा सकता। धर्म एक कारण था, किंतु ईसाइयों के विरुद्ध केवल इसलिए अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय हुए हो क्योंकि ईसाइयों का विरोध करना है, ऐसा भी नहीं था। इसे सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष T.R. होम्स ने कहा है। इसे यह भी नहीं माना जा सकता क्योंकि यदि अंग्रेज अपने आप को सभ्य कहते हैं और भारतीय क्रांतिकारियों को बर्बर कहते हैं, तो नील द्वारा इलाहाबाद और बनारस के इलाकों में जो अत्याचार किए गए वो कहीं से भी सभ्यता के दायरे में नहीं आते हैं। अंग्रेजों ने आम नागरिकों को भी सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया, निर्दोष स्त्री और बच्चों को भी गोली मारा। तो इसलिए अंग्रेजों ने भी इस विद्रोह को या इस क्रांति को बड़ी बर्बरता से दबाया। सामंतवादी लोगों का विद्रोह था जिसमें आम नागरिक भी सम्मिलित हो गए, ऐसा मानना है जवाहरलाल नेहरू का। इसके बाद भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसे वीर सावरकर ने कहा है। उनका मानना है कि इसमें विभिन्न वर्ग के लोग शामिल थे, आम नागरिक शामिल थे, इसलिए यह स्वतंत्रता संग्राम था। R.C. मजूमदार ने कहा है न यह पहला था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था। R.C. मजूमदार को भारत सरकार ने 1857 की क्रांति पर लिखने का कहा था, किंतु उनकी लेखन समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने इस कार्य से मना कर दिया और स्वतंत्र लेखन किया। और इसके बाद S. सुरेंद्रनाथ सेन ने सरकारी इतिहास लिखा। इसे राष्ट्रीय विद्रोह ब्रिटिश सांसद डिज़रायली ने कहा है, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। इससे यह स्पष्ट है कि इसका रूप राष्ट्रीय था। स्वयं ब्रिटेन का सांसद ये बात मान रहा है। अशोक मेहता ने भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह माना है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विद्रोह मानने वाले पट्टाभी सीतारामैया, पणिकर, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और कार्ल मार्क्स हैं। राष्ट्रीयता के अभाव में भारत का स्वतंत्रता संग्राम S.N. सेन ने कहा है।
सेन कहते हैं कि भले ही राष्ट्र नहीं था लेकिन स्वतंत्रता संग्राम था। इस प्रकार अगर इसकी प्रकृति का विश्लेषण करें तो अंग्रेज सेनापति या इतिहासकारों ने इसे सैनिक विद्रोह माना है। वो अपनी कमजोरी को छिपाना चाहते थे, जैसे कि जॉन लॉरेंस और सीलेन ने इसे सैनिक विद्रोह माना है। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इसे सामंतशाही के विरुद्ध विद्रोह माना है, जिसमें सैनिकों और कृषकों का प्रजातांत्रिक गठजोड़ था। मार्क्सवादी इसको सामंतशाही व्यवस्था के विरुद्ध में विद्रोह मानते हैं, जिसमें कि सैनिक भी सम्मिलित हो गए। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा है, इससे राष्ट्रीय संग्राम कहा है, क्योंकि इसमें भले यह विद्रोह सैनिकों के द्वारा प्रारंभ हुआ, लेकिन जैसे जैसे इसका विस्तार हुआ इसमें बड़ी संख्या में देशी रियासतों के शासक, नवाब, सामंत, जमींदार, कृषक आदि सम्मिलित हो गए और भारत के विभिन्न वर्ग के लोगों ने इसमें भाग लिया। जनजातीय क्षेत्रों के में भी यह फैला, जनजातीय लोगों ने भी इसका नेतृत्व किया। जनता ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों का सहयोग किया। इसलिए यह राष्ट्रीय विद्रोह था, राष्ट्रीय क्रांति थी, यह स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है। जैसे हमें उदाहरण मिलते हैं कि जब बिहार में जनरल ब्लॉक नदी पार कर रहा था तो उसने नाविक को नाव देने के लिए कहा, तो नाविक ने उसे नाव देने के लिए मना कर दिया। इसी प्रकार लखनऊ में जेम्स आउट्रम ने प्रत्येक यूरोपीय को छोड़ने के लिए 10,000 रुपए की घोषणा की, फिर भी लोगों का इस पर असर नहीं हुआ और लोगों ने यूरोपियन को नहीं छोड़ा। तात्या टोपे जहां जहां गया जनता ने उसकी मदद की, झालावाड़ की जनता ने उसकी मदद की। हमें अंग्रेज न्यायाधीशों से या प्रशासनिक अधिकारियों से भी जानकारी मिलती है कि इसमें आम जनता ने भाग लिया। इलाहाबाद के मजिस्ट्रेट ने कहा है कि शहर एवं उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक उस चीज को चुन कर तोड़ा गया और लूटा गया जो अंग्रेजों से संबंधित थी। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम देखें तो भले यह क्रांति सैनिकों द्वारा प्रारंभ की गई थी, लेकिन इसमें विभिन्न वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें आम जनता ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। भले ही कुछ राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन अधिकांश राजा, सामंत या विभिन्न वर्ग के लोग क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति रखते थे। इस संदर्भ में यह एक जन आंदोलन था और यह जन आंदोलन एक स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है। विश्व में कोई भी क्रांति हुई हो, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हुई हो या अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ हो, वह पूरे क्षेत्र में कभी नहीं फैला, पूरे लोगों ने कभी उसमें भाग नहीं लिया, कुछ लोग ही उसमें सम्मिलित होते हैं। इसलिए यदि हम विश्व के परिदृश्य में देखें तो इसे राष्ट्रीय क्रांति, जन आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम के लिए युद्ध निश्चित रूप से कहा जा सकता है।